नैरेटिव से दामिराना में खुशामदीद। कल एक खबर शायद आपकी नज़र से गुजरी हो और उसमें एक तस्वीर भी है जिसमें पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मनीर यूएई के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र शेख तहान से मुलाकात कर रहे हैं, मुसाफा कर रहे हैं। और ख़बर का टाइटल है कि जो पाकिस्तान जो है यूएई की सिक्योरिटी को अपनी ही सिक्योरिटी का एक हिस्सा समझता है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन का इंटीग्रल पार्ट है। ये बयान शायद आपको नया ना लगा हो, क्योंकि पाकिस्तान ये बयान जो है यूएई के साथ पहले भी कई मर्तबा दोहरा चुका है, बल्कि कुछ और जो यूएई रियासतें हैं गल्फ़ की, उनके लिए भी दोहरा चुका है, और ख़ास तौर के ऊपर जिनके साथ हमारा है डिफेंस पैक्ट, और वो है सऊदी अरेबिया। आप मुसलसल सुन रहे हैं कि यूएई और सऊदी अरब के जो कई इख्तलाफात शुरू हो गए हुए हैं। एक दौर में तो इनका जो है वो अ, उठना बैठना एक इकट्ठा ही था, लेकिन जब कंपटीशन शुरू होता है पॉलिसी के अंदर, इकोनॉमिक डोमिनेंस के अंदर, फॉरेन पॉलिसी के अंदर, तो अब ज़ाहिर है कि कुछ दोस्त भी जो हैं उनके दरमियान में जो है वो मुखासमत बढ़ जाती। हम उन वजूहात पे नहीं जाएंगे कि किस चीज़ ने यूएई और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात में जो है तनाव पैदा किया। इसके ऊपर हम पहले एक दो मरतबा बात कर चुके हुए हैं और तफसील से बात कर चुके हुए हैं। और इसका ज़िक्र जो है वो यमन से लेके फिर सूडान और फिर लीबिया तक की पॉलिसी के साथ है। हम उस बहस में जाए बगैर ये पाकिस्तान के साथ जो इंगेजमेंट है यूएई की, वो इतनी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि पिछले दिनों मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने भी जो है वो अ, शेख नहयान से जो है फ़ोन पे बात की। आसिम मुनीर साहब की ये मुसलसल यूएई की क़यादत से कोई तीसरी मुलाकात है पिछले कुछ महीनों के अंदर। तो ये हो क्या रहा है? डिफेंस पैक्ट तो हमारा हुआ था सऊदी अरब के साथ। क्या यूएई कोई पाकिस्तान के साथ कोई डिफेंस पैक्ट चाहता है, या वो न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान को? क्योंकि यूएई के पास कुछ लेवरेजेस हैं, और जो सऊदी अरब के पास भी हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारी लेबर है, हमारे कुछ दिफाई ताल्लुकात भी यूएई के साथ हैं, और पाकिस्तानियों की बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, और जिसमें बड़े हाई प्रोफाइल हमारे पाकिस्तानी हैं, उनकी भी बड़ी इन्वेस्टमेंट है। शेख रियाज के मलिक रियाज मलिक के तो सुन रहे होंगे, वहाँ पे उनका एक पूरा प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किया हुआ है। हम अ, चाहेंगे कि इसको बात को थोड़ा-सा फैला के इसको इसको बात करें। और ये इसका ताल्लुक क्या पाकिस्तान के नए एम्बिशंस के साथ है? पाकिस्तान की जो रियासत है, ख़ास तौर के ऊपर हमारी ताकतवर इशराफिया, और जिसमें पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे सबसे अहम और मज़बूत सतून है उस इशराफिया का, पिछले 1 डेढ़ साल से कई तजर्बात कर रहे हैं, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी। और इसके 2 मेजर अहदाफ हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो स्टेबल हो जाए। और उसमें उन्होंने तमाम ऑप्शंस जो हैं इस्तेमाल किए हैं, कर रहे हैं, और उसको एक उसके एक्सप्लॉइट के लेवल के ऊपर जाके उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो अमेरिका से ताल्लुकात हों, चीन से हों, अरब वर्ल्ड से हों, और उसमें ग्रेजुअली ये एक तासुर जो है मज़बूत होता जा रहा है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स हैं, एग्रीकल्चर के सेक्टर की रिफॉर्म्स हैं, जिसके लिए चाइना ने एक दौर के अंदर, जब सी पैक शुरू हो रहा था, बड़ी कोशिश की थी कि पाकिस्तान कि ये तीनों सेक्टर जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएं। लेकिन पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी ने, सिविल मिलिट्री और सियासी लीडरशिप ने उसको बुरे तरीके से रिएक्ट किया था, और उस आइडिया को तकरीबन रिजेक्ट ही कर दिया था। और बड़ी लिमिटेड कोऑपरेशन हुई है इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा पाकिस्तान की और चाइना की सी पैक के सेक्टर के अंदर। लेकिन अब ये जो हमारी नई डॉक्ट्रिन तो नहीं इसे कहेंगे, एक पूरा एक
एक्सपेरिमेंट है, एक तजुर्बा है जो पाकिस्तान अब करने जा रहा है। उसने कहा कि अब मेरी जो स्कोर स्ट्रेंथ वो क्या है, अब मुझे उसको एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा कि बाहर से इन्वेस्टमेंट आए और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़े। और ख़ास तौर के ऊपर जो SIFC का जो पूरा जो एडवेंचर है उसको अब तो हम कहेंगे, वो भी कोई ख़ास डिलीवर नहीं कर सका, दुनिया की इन्वेस्टमेंट अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सका। PIA को आखिरकार जो है वो आरिफ हबीब साहब जो है ले उड़े हैं, और एयरपोर्ट्स के इंतज़ाम को संभालने के अंदर तुर्की जो है वो तो इंटरेस्टेड है, और हमारा ख्याल था कि कतर UAE आएंगे। तो वो सारे ख्वाब जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता वो मध्यम होते जा रहे हैं, और डिफेंस प्रोडक्शन जो है वो एक अहम शोबा उभर के सामने आया। हम लीबिया के साथ जो 4 साढ़े 4 बिलियन की भी बात नहीं करेंगे, और ये जो स्पेकुलेशंस हैं पाकिस्तान के वेपन्स की सूडान के अंदर जाने की, उसकी भी बात नहीं करेंगे, और पाकिस्तान के बाकी अफ्रीकी ममालिक से हैं उसको भी बात नहीं करेंगे, बल्कि इससे ज़्यादा गहराई में जाके देखेंगे कि पाकिस्तान का जो इस वक्त पूरा फोकस है यूई, वो पूरा गल्फ़ को लेके यूई के साथ, सऊदी अरब के साथ, अफ्रीका के साथ तब जो ताल्लुकात हैं वो किस नहज के ऊपर हैं, और कहाँ पे ये जो डिफेंस प्रोडक्शन, डिफेंस कॉपरेशन जो है वो एक बड़ा इंटीग्रल पार्ट है पाकिस्तान की सफारतकारी का, जियो इकोनॉमिक्स का, और कितना पोटेंशियल है कि पाकिस्तान इस सेक्टर को अपने फैला सकता है। तो ये आज का मेजर थीम है, और इसका आगाज़ जो है वो हम कर रहे हैं कि एक ऐसे स्पेकुलेटिव क्वेश्चन से जिसका ताल्लुक बहुत गहरा है पाकिस्तान के पूरे सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन से, और उससे जो नैरेटिव फूटते हैं उसके साथ से, क्या पाकिस्तान एक गल्फ़ का और बाकी मुस्लिम ममालिक का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाहता है। ख्वाब के तौर पे ये बहुत अच्छा है, और ये ख्वाब बहुत पुराना है पाकिस्तान का। और जो मैंने आपको सबसे पहले ओपनिंग जो रिमार्क्स में बताया कि जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बात की यूई के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से, कहा कि हमारी आपकी सिक्योरिटी हमारी सिक्योरिटी है, तो ये उसी की तरफ एक रिफ्लेक्शन है। ये बात शुरू हुई थी जब भुट्टो साहब ने क्राफ्ट और ड्राफ्ट की इवॉल्व की थी पाकिस्तान की मिडल ईस्ट की पूरी पॉलिसी, और ज़ियाउल हक ने उसको आगे लेके गए, और बाकी कोई भी ऐसा हुक्मरान नहीं था जिसने आगे उसको आगे ना बढ़ाया हो। तो वो उसमें ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट पाकिस्तान का एम्बिशंस रहा है कि हम जो है नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन सकते हैं। ये और बात है कि जब जब हमें कभी ज़रूरत पेश आई, तो पाकिस्तान उस तरीके से नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन नहीं सका। इवन कि जब मक्का का मुहासरा हुआ था जॉयमैन का, तो उसमें पाकिस्तान के ट्रूप्स जो हैं वो दाखिल नहीं हुए थे, बल्कि फ़्रांस के कमांडोज जो हैं दाखिल हुए थे उन दहशतगर्दों के ख़ात्मे के लिए। यमन की कहानी बार बार दोहराते हैं, और दोहरानी इसलिए है कि सऊदी अरब के पूरे सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन में जो क्यास है यमन के अंदर, और यमन से जो उसको सिक्योरिटी थ्रेट फील होता है जैसे हमें अफ़गानिस्तान से होता है, वो बड़ा कोर है, और हमने उसकी मदद करने से, वहाँ पे बराह रास्त मुदाखलत करने से इनकार कर दिया था। भुट्टो साहब के दौर में उससे पहले पाकिस्तान का जो रोल रहा एयरफोर्स का मिडल ईस्ट में इसराइल के ख़िलाफ़ सीरिया के साथ, वो अब एक पुरानी कहानी है। और पाकिस्तान की अब पॉलिसी तो ये है कि वो आ, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में हिस्सा नहीं लेगा। बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग है परसों, और उसमें इंडोनेशिया ने 8,000 अपने ट्रुप्स का वादा किया। पाकिस्तान क्या वादा करेगा, ये सबकी नज़रें हैं। और अभी तक की जो असेसमेंट्स हैं, स्पेकुलेशन यही है कि पाकिस्तान वही गैर जानबदारी का रोल प्ले करेगा कि जैसा उसने यमन के केस में किया। वो रेलिवेंट तो रहना चाहता है गज़ा के प्लान के अंदर, अमन प्लान के अंदर, बोर्ड ऑफ पीस के अंदर, लेकिन कोई ऐसा वादा नहीं करना चाहता। आगाज़ वो शायद कर सकता है कि गज़ा के इंतज़ाम के अंदर अपनी मामनत उसको एक्सटेंड करे, और मिलिट्री की जो
ट्रूप्स हैं उनको बाद में कमेंट करे, दूसरे मरहले के अंदर करे, ये तज़ब्ज़ुब है। ये जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर होते हैं उनके अंदर ये तज़ब्ज़ुब नहीं होता। और अभी तक जो है मुस्लिम दुनिया में एक ही नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, वो तुर्की है जो नेटो का हिस्सा भी है। और जब चाहे नेटो के असूलों को, ज़ाब्तों को वो बालाए ताक रखते हुए अपने रीजन के अंदर अपनी पॉलिसियों को इम्प्लीमेंट करवाता है। और उसके अंदर जो है वो कोई भी रुकावट आए उसको डील कर सकता है। लेकिन ये जो हिचकिचाहट है, ये पाकिस्तान के एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनने के अंदर एक सबसे बड़ी जो है वो आप इसको रुकावट समझ सकते हैं। लेकिन मैं फिर आपको एक स्लाइड में आपको दिखा रहा हूँ, इसको देखें कि इसका मतलब क्या होता है। पहले ये तो हमें समझ हो ना कि ये नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर होता क्या है। वो होता है कि जो एक्सपोर्ट कर सकता हो, मिलिट्री कैपेसिटी और ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकता हो। ठीक है। स्टेबलाइज, जो अपने बाहर जो बॉर्डर है उसके बाहर जो है एक स्टेबलाइजिंग रोल प्ले कर सकता हो। ये थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है क्योंकि पाकिस्तान के अपने बॉर्डर्स और अंदर सूरत हाल, उस पर बात करेंगे बाद में। और वो अपने मेरी टाइम रूट्स को प्रोटेक्ट कर सकता हो और उसके पास एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो इस काम के लिए। और वो पीस कीपिंग ऑपरेशंस कर सकता हो और जहाँ पे जॉइंट मिलिट्री कोलिशंस की इत्तेहादों की ज़रूरत हो वहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकता हो। अब आपको जनरल राहिल शरीफ याद आ रहे होंगे जब 34 ममालिक का इत्तेहाद मुस्लिम नेटो बनाने की कोशिश की थी। एक MBS ने, मोहम्मद बिन सलमान, एक एम्बिशियस प्लान था। तो उसको पाकिस्तान का ये आइडिया था कि वो एक पहला पाकिस्तान का ऐसा वेंचर था जिसके अंदर वो लीड उसको कर रहा था। लेकिन फिर हमारी यमन की अप्रोच जो है सऊदी कॉन्फ्लिक्ट में, वो आड़े आ गई थी और पाकिस्तान उसमें कोई बहुत इफ़ेक्टिव रोल जो प्ले नहीं कर सकता था। अगरचे वो अभी जो इत्तेहाद है, अभी तक कोलिशन जो है वो बरकरार है। और सबसे अहम ये कि वो इफ़ेक्टिव, उसके पास इंटेलिजेंस नेटवर्क हो और डिफेंस पार्टनरशिप्स कर सकता हो इफ़ेक्टिव और लॉन्ग टर्म कर सकता हो। और इसके लिए ये उसकी हैं। और ये जो यूनाइटेड स्टेट है, तो फ्रांस, तुर्की, इंडिया, और ये इंडियन ओशन के अंदर जो है बड़े मेजर हैं। और पाकिस्तान की जो करंट पोजीशन है, पाकिस्तान का बड़ा स्ट्रॉन्ग जो पॉइंट तीन बनते हैं नेट सिक्योरिटी प्रोवाइज़र। अगरचे एक ड्रीम के तौर पे हम देखेंगे इसको, मिलिट्री ट्रेनिंग और एडवाइजर रोल में पाकिस्तान है। और उसका मैरी टाइम जो है सिक्योरिटी पोटेंशियल बड़ा स्ट्रॉन्ग है। जो पाकिस्तान की स्ट्रेटजिक लोकेशन है उसमें थोड़ी सी डेवलपमेंट्स हुई हैं, लेकिन ये पोटेंशियल ख़ासा मटेरियलाइज हो सकता है ब्लू वाटर्स के अंदर। और पाकिस्तान एक बड़ा पार्टनर बन सकता है अगर इत्तेहाद, डिफेंस जो इत्तेहाद हैं, कोलिशंस हैं, उनका पार्टनर बने। तो इंडियन ओशन के अंदर जो है वो एक मेजर पार्टनर एक्टर जो है वो बन सकता है। लेकिन ये पाकिस्तान का जो समंदर है वो ज़्यादा बलूचिस्तान के साथ है, फिर ईरान के साथ है और कुछ सिंध के साथ है। तो ये एक ट्रबलिंग पॉइंट है। UN के अंदर पाकिस्तान का और अफ्रीका के अंदर बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है। लेकिन नेट सिक्योरिटी जो प्रोवाइडर्स होते हैं, अ, वो उनकी इकोनॉमी जो है वो बड़ी स्ट्रांग होती है। चैलेंजेस अगर आप देख पा रहे हैं, और उनके पाकिस्तान का तो सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो इंटरनल सिक्योरिटी फोकस बहुत ज़्यादा है। बलूचिस्तान, KP और पूरा बॉर्डर रीजन जो है, और वो एक बहुत ही ट्रबलिंग फैक्टर है जो उसकी राह में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनने के लिए में रुकावट है। स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग जो है वो गल्फ़ के अंदर चल रही है, उसको मैनेज करना पड़ता है। जैसे अब UAE के साथ, सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट है। और आप जो है सऊदी अरब UAE के साथ बात कर रहे हैं। फिर आपस में जो UAE का और सऊदी अरेबिया का कॉन्फ्लिक्ट है वो अपनी जगह के ऊपर है। और तुर्की की बढ़ती हुई जो है वो अपनी सलाहियत, और US का बढ़ता हुआ चेंज होता हुआ किरदार। अब अ, ये नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का जो क्रेडेंशियल्स हैं उसमें सबसे
ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप एक ओपन मार्केट के अंदर अपनी डिफेंस प्रोडक्शन के लिए compete करते हैं, और इसकी क्वालिटी भी होनी चाहिए और कैपेसिटी भी होनी चाहिए। ये एक बुनियादी असूल है, और ये आपकी डिफेंस प्रोडक्शन में है, ये आपकी ट्रेनिंग के अंदर है, ये आपकी क्वालिटी इंटेलिजेंस शेयरिंग के अंदर है। ये वो तमाम वो एरियाज हैं जो बड़े इम्पोर्टेंट हैं, और इसके अंदर पाकिस्तान को खुद बहुत सारे मुस्लिम ममालिक से जो है एक चैलेंज दरपेश है, जो उसके ख्वाब की राह में मुज़ाहिम हैं। मसलन जो तुर्की है, उसकी ड्रोन की एक्सपोर्ट और डिफेंस इंडस्ट्रीज वो बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान के मुकाबले के अंदर डेवलप्ड है। और उसके बाद जो है वो हम अ, चाइना के साथ जो है वो हमारी बहुत ज़्यादा डिफेंस, बड़ी चाइना के साथ डिफेंस हमारी ऑपरेशन है, और उसके अंदर स्पेस कुछ चीज़ों की कम बनती है। और जो भी चीज़ हम करें तुर्की के साथ, किसी और मुल्क के साथ, चाइना के जो हैं एप्रीहेंशंस जो हैं वो बढ़ जाती हैं पाकिस्तान के बारे के अंदर। और फिर ये कि बहुत सारे मुस्लिम ममालिक जिनके हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, उनके पास ऑलरेडी वेस्टर्न अमेरिका के साथ सऊदी अरब की स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है, यूएई की है, कतर की है, कुवैत की है, इराक में तो वो है ही है। तो हर जगह के ऊपर तो अमेरिका है, यूरोपियन है, यूके है, फ्रांस है। तो वहाँ पे इतने बड़े बड़े मगरमच्छ हैं जिनकी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान से कई गुना आगे है। इंडिया भी अब इस रेस के अंदर है, चाइना भी इस रेस के अंदर है। तो पाकिस्तान की दाल कहाँ पे गलेगी? ये एक बड़ा आम सवाल है। उसमें से फिर आपको बड़ा वो एरिया देखना पड़ता है जहाँ पे आपकी नीश हो। वो नीश हमने बता दिया कि वो एक तो ट्रेनिंग के अंदर है, लेकिन कुछ और भी हैं जिनका अब हम जो है वो आपके साथ जो है वो ज़िक्र करना चाहेंगे। बाकी एरियाज़ हैं जिसमें वो इफ़ेक्टिव पार्टनरशिप ऑफ़र कर सकता है। वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर तो नहीं बन सकता, लेकिन पाकिस्तान एक स्पेशलाइज़्ड सिक्योरिटी पार्टनर बन सकता है। और स्पेशलाइज़्ड सिक्योरिटी पार्टनर के अंदर पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है, और वो काउंटर टेररिज्म ट्रेनिंग, और ये भी पाकिस्तान ने अपने इंटरनल एक्सपीरियंस से की। और ये पिछले साल जो हमने शो वो पूरा एक पाकिस्तान का शोरा रहा आईएस केपी के ख़िलाफ़, पूरी कैंपेन का अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक। तो वो ये पाकिस्तान की कैपेसिटी यहाँ पे डेवलप हुई है पिछले कुछ दहाइयों के अंदर, जिस वो पाकिस्तान का एक प्लस पॉइंट बन गया। बावजूद के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी उसके लिए एक इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक लर्निंग कर्व है, और वहाँ से क्या सबक हासिल कर रहा है और दूसरे मुल्कों को क्या सिखा सकता है। लेकिन ये एक आपको अजूबा सा तो लगेगा कि अपना मसला चलता रहे और आप दूसरे के घर के अंदर जाके उसके मसले को हल करना चाहें। लेकिन ये अजूबा इसलिए नहीं है कि काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन जो है, ऑपरेशन और इक्विपमेंट की ट्रे तो होती ही है, लेकिन ये कि आप एक थ्रेट को व्यू कैसे कर रहे हैं, आपके पास कितनी स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस है, ये उसमें और ज़्यादा मैटर करती है। फिर आपके पास इरेगुलर वॉरफेयर का एक्सपीरियंस है, माउंटेनियस एरियाज़ के अंदर, ट्राइबल एरियाज़ हों, कश्मीर से लेके अफ़गानिस्तान तक, बलूचिस्तान तक। ये एक बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है। और आपकी एक रिलीजियस कल्चरल एफिलिएशन तो है। मिलिट्री ट्रेनिंग की भी जो है वो हमारे पास कैपेबिलिटीज़ हैं, एनडीयू से लेके, और बड़े बड़े इदारे जो हैं, सिक्योरिटी कोर्सेज भी होते हैं, ट्रेनिंग्स भी होती हैं, एक्सरसाइजेज भी चलती हैं, एससीओ की हों, बायलैटरल हों, सऊदी अरब के साथ हों, अमेरिका के साथ हों, मैरी टाइम में हों, बेशक आपकी एयरफोर्स के अंदर हो, मिलिट्री की हों, ये सारी चलती रहती हैं। और पीस कीपिंग का तो एक्सपीरियंस है ही है। लेकिन पाकिस्तान का के पास को एक असेस करना हमें चाहिए कि पाकिस्तान की डिफेंस प्रोडक्शन जो एक बड़ा कोर होता है इन तमाम चीज़ों के अलावा, उसकी क्या है। ख्वाजा आसिफ साहब ने तो कहा था कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो बड़ी ट्रांसफॉर्म होने वाली है, हम JF-17 थंडर बेचेंगे और उसके बाद पाकिस्तान की इकॉनमी बूस्ट करेगी और हम पता नहीं चांद के ऊपर चले जाएंगे। तो ये डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था, और इसके पीछे भी वही माइंडसेट था कि उनके जहन में भी वही आइडिया था जो भुट्टो साहब, ज़िया साहब ने इसको नॉर्चर किया कि हम मिडल ईस्ट के जो है नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन सकते हैं।
पहले हम उसी के ऊपर देख लेते हैं कि ये हमारी कोर स्ट्रेंथ के अंदर तो है। फिर हमारे सुपर मशाक त्यारे हैं, नेवल प्रोडक्शन है, अगरचे वो अंडर एस्टिमेटेड है, उस पे तवज्जो कम है। फिर पाकिस्तान ने नेवी के अंदर जो कराची शिपयार्ड के अंदर वेसल्स जो हैं, पेट्रोल वेसल्स जो हैं बनाई हैं, वो एक बड़ा ज़बरदस्त एक तजर्बा है। और पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा काम किया है, वो यूएवी प्रोग्राम के अंदर किया है। और एक पूरी ड्रोन्स की यूएवीज़ की सीरीज़ है, शार्पर सीरीज़, और उसके बाद बुराक सीरीज़, जिसमें बड़ा रोल प्ले किया था इंडिया के साथ स्टैंड ऑफ में लास्ट ईयर। और पाकिस्तान एक बड़ा एक खुफिया वेपन पाकिस्तान के पास है, जिसको उसने डेवलप किया है ग्रेजुअली, और उसको बहुत ही अभी भी पर्दे अखवा के अंदर ज़्यादा रखा हुआ है। वो उसकी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर पाकिस्तान की कैपेसिटी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में ये बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो कंसीडर होती है। अब ये सवाल ये है कि आप तो यूएई के को भी कह रहे हैं कि जी हम आपको के सिक्योरिटी को अपनी सिक्योरिटी समझते हैं, और दूसरी तरफ जिनकी उनके साथ मुखालफत है सऊदी अरब, उनके साथ आपका डिफेंस पैक्ट है। और यही डिफेंस पैक्ट हम रेप्लिकेट करना चाह रहे हैं, वो तुर्किया के साथ भी करने चाह रहे हैं। और एक बड़ा स्पेकुलेटिव सवाल बनता है एक कि प्रोबेबिलिटी को देखा जाए, इसको सिनेरियो बिल्डिंग कहते हैं, कि अगर ये क्या मुमकिन है कि सऊदी अरब, तुर्की, पाकिस्तान एक जॉइंट डिफेंस पैक्ट के अंदर आ जाएं, तो फिर क्या तीनों मिलके नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन सकते हैं इस रीजन के अंदर, गल्फ मिडल ईस्ट के अंदर, नॉर्थ अफ्रीका, अफ्रीका के अंदर, और वहाँ से लेके म्यांमार और मलेशिया, इंडोनेशिया तक। ये भी एक बड़ा एम्बिशियस सा ख्वाब है, जिसको हमारे कोई स्ट्रेटेजिक थिंकर्स जो हैं वो देखते रहते हैं और इसके बारे में ख्याली पुलाव बनाते हैं, लेकिन है, पोटेंशियल है। पोटेंशियल को देख लेते हैं कि फाइनेंसिंग और लॉजिस्टिक्स सऊदी अरेबिया अगर दे, डिफेंस टेक्नोलॉजी और ड्रोन के अंदर तुर्की आगे है, और ट्रेनिंग और ऑपरेशनल मैन पावर पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा है, तो फिर जो है वो ये तीनों मिलके हो सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो करैक्टर है तीनों रियासतों का, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। जैसे हमने कहा कि नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के लिए एक अपनी क्लैरिटी बड़ी ज़रूरी है कि अपने इत्तेहादी के साथ खड़े कैसे होना है। उसमें आप इंटरनल, एक्सटर्नल, रीजनल जो कैलकुलस लेके आते हैं, और आप अवॉइड करते हैं, हेजिटेंट होते हैं इस्तराब के साथ। कोई भी एक स्ट्रेटेजिक इस्तराब जो है ये बड़ा ख़तरनाक होता है, कि आपके दोस्त को आपकी ज़रूरत है, और फिर आप जो है उस मौके के ऊपर उसकी मदद नहीं कर पाते। तो ये इसको ख़त्म करना होता है, और इमीडिएट इसका डिसीजन और कॉल लेनी होती है। और उसके लिए इंटरनली, बेशक यहाँ पे एक डाइवर्स रिलीजियस बैकग्राउंड है जिसको रियासतें खुद ज़िम्मेदार हैं, उसको मैनेज करने के लिए एक अलहदा से आपकी स्ट्रेटजी होती है। तो एक बड़ा इज़्तिराब है, और सऊदी अरब की वेस्ट के साथ, अमेरिका के साथ बड़ी डीप अंडरस्टैंडिंग्स हैं। और तुर्की जो है उसके एम्बिशंस जो हैं वो पूरे बाल्टिक से लेके सेंट्रल एशिया, और अपने रीजन के अंदर, ईस्ट यूरोप के अंदर, साइप्रस से लेके आगे तक। और अभी जो इंडिया की और साइप्रस की डिफेंस डील हुई है, उसको लोग ऐसे ही तो कह रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान और तुर्की की डिफेंस डील होगी उसके तनाजुर के अंदर देख रहे हैं, क्योंकि तुर्की ने बड़े खुल के पाकिस्तान की सपोर्ट की ड्रोन्स के ज़रिए। और जैसे भी इंडिया के साथ स्टैंड ऑफ के अंदर, तो पाकिस्तान का अगर ये हो भी जाए, तो वो कन्वर्जेंस जो है सऊदी अरब की, तुर्की और पाकिस्तान की, ये अभी भी एक बड़ी मुश्किल इक्वेशन है। अगर ये डिफेंस पैक्ट अमल में आ जाए, और तीनों अपने इफ़ एंड बट्स और इस्तराब और तरजीहात को छोड़ के इंटरेस्ट को कन्वर्ज कर लें, तो बहुत मुमकिन है कि एक बड़ा एक मिलिट्री इतिहाद कायम हो सकता है। और उसको बेशक आप मजहबी कॉन्टेक्स्ट में ना भी देखें कि तीनों मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, तो लेकिन ये कि इसका इन्फ्लुएंस जो है एक पूरे एक 3 रीजन्स के अंदर जो है, बाल्टिक से लेके वेस्ट अफ्रीका और साउथ एशिया, और फिर ऑफ कोर्स अफ्रीका के अंदर तक जाएगा। पोटेंशियल तो बड़ा है, लेकिन हो नहीं पाती ये चीज़ें। पाकिस्तान ने एग्रीमेंट तो किया था तुर्की के साथ पिछले साल, आपको याद होगा, उसमें भी वही चीज़ें हैं जिसमें
एयरफोर्स इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कॉपरेशन और एक और जो प्रॉब्लम पाकिस्तान का है, प्रॉब्लम तो नहीं, कंस्ट्रेन है पाकिस्तान के, जो चाइना के साथ रिलेशनशिप है वो डिफेंस प्रोडक्शन के अंदर, वो बहुत ही नाजुक और एक हसास मसला है, जिसमें अप्रीहेंशन रहती है। चाइना की ख्वाहिश यही होती है कि ये जो कोलैबोरेशन है बड़ी सीक्रेट और एक्सक्लूसिव रहें उसके साथ, और इसके अंदर कोई और उसमें पार्टनर शामिल ना हो। तो यूएई के साथ हम जितने भी वादे करें और जितने भी वादे वईद करें, और वो यूएई की अपनी जो डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं वो बढ़ना शुरू हो गई हैं, और उसके जो मफादात हैं बड़े डाइवर्स हैं। उसने इसी किस्म से पाकिस्तान से ज़्यादा उसके दिफाई और स्ट्रेटजिक ताल्लुकात जो है वो इंडिया के साथ हैं। अपने आप को उसने खासा डाइवर्सिफाई कर लिया है। तो पाकिस्तान का ये जो ख्वाब है कि हमने एक मज़बूत माशी तौर के ऊपर स्ट्रेटजिकली इंडिपेंडेंट पाकिस्तान बनना है, और इस मर्तबा हम अपने डिफेंस पोटेंशियल को उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें एक ही चांस है कि हम जो है वो स्पेशलाइज सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन सकते हैं। और अभी ये मंजिल बड़ी दूर है कि हम सोल नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन सकें, क्योंकि इसके लिए हम स्ट्रेटजिकली भी तैयार नहीं हैं, हमारा विजन भी नहीं है, और ये हमारी कैपेसिटी भी नहीं है। आज के लिए इतना ही। तो जुड़े रहिए नैरेटिव्स विद आमिराना के साथ। बड़े नए अनोखे जो दुनिया में वाक़यात हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके पीछे जो छुपे नैरेटिव्स हैं, डिज़ाइंस हैं, ख्वाब हैं, उनको डिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। आज के लिए इतने, खुदा हाफ़िज़।